जो जातीय जनगणना जो बिहार सरकार करवा रही है वह संविधान के भावना के बिल्कुल विपरीत है। आपको ज्ञात है कि अपना जो भारत का संविधान है वह जात पात विहीन समाज की कल्पना पर आधारित है, सेकुलर समाज की कल्पना पर आधारित है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, यह कहते हुए कि इस डाटा के आधार पर वो जो रिजर्वेशन की सुविधा या अन्य सरकारी सुविधा वो दे सकते हैं लोगों को आसानी से, यह कथन अपने आप में गलत है। क्योंकि 1947 के बाद से आज तक क्या लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है? अगर आप डाटा खंगाल करके देखेंगे तो कोई ऐसा वंचित पीड़ित समाज नहीं है जिनको कि सरकारी स्कीम से सरकार ने जो भी गरीबों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए अपना स्कीम लाया है उसका लाभ उन्हें न मिला हो, सबको मिला है। तो यह तो एक बहाना है। दरअसल राज्य सरकार जो जातिगत जनगणना के माध्यम से जातीय उन्माद फैला करके और वो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहती है, यही एक उनका मकसद है। अगर आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का मुद्दा उठाया गया तो मंडल कमीशन के मुद्दा को उठा करके जो सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के नेता हैं उन्होंने आपस में जो सामाजिक ताना बाना था उसको तोड़ा, उसको खंडित किया और आपस में लोगों को लड़वा करके अपना राजनीतिक रोटी सेका। नतीजा क्या हुआ कि बिहार तो पिछड़ा था और वो पिछड़ता चला गया। सवाल ये उठता है कि आज इस जातीय जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 500 करोड़ को वहाँ बंद पड़े उद्योगों को चालू करने में लगाती तो वहाँ पिछड़े वर्ग गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिलता, उनका आर्थिक स्थिति सुधरता, देश जो राज्य को रेवेन्यू प्राप्त होता। तो राज्य सरकार को जिन क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, जिन क्षेत्र में रुपए लगाना चाहिए, वहाँ तो ये नहीं लगाते। लेकिन जातीय जनगणना करके ये अचीव क्या करना चाहते हैं, यह समझ से परे है। दूसरी बात कि जातीय जनगणना या जनगणना ये केंद्र सरकार का पावर है। आप सेंसस एक्ट 1948 जब बना तो उसमें यह पावर केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सरकार को किसी भी दृष्टिकोण से यह पावर उपलब्ध नहीं है। जब यह कानूनी रूप से आपको कोई अधिकार नहीं है जनसंख्या गणना कराने का, तो आप किस अधिकार के तहत, किस कानूनी प्रावधान के तहत यह एक्सरसाइज कर रहे हैं या जनगणना को अंजाम दे रहे हैं? तो मूलतः ये जो जनगणना कराने की जो प्रक्रिया है यह स्वतः कानूनी रूप से वैधानिक नहीं है, यह अवैधानिक है और असंवैधानिक है। दूसरी बात कि कानून बनाने की, जनगणना के लिए कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है और भारत के संसद को है। न तो राज्य सरकार को है, न राज्य के विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त है। तो जब संविधान आपको न तो कानून बनाने की इजाज़त देता है, न आपको जातीय जनगणना कराने की इजाज़त देता है, तो आप किस आधार पर जनगणना का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के टैक्स पेयर्स के मनी को 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? तो यह बिल्कुल समझ से परे है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक लाभ के लिए जो बिहार की सरकार है वह इस काम को अंजाम दे रही है। न तो इससे जनता का भला होने वाला है, न इससे राज्य का भला होने वाला है, न राज्य के आर्थिक विकास में किसी तरह का सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके जो जनगणना का इनका कार्यक्रम है ये असंवैधानिक, गैरकानूनी और राज्य के सामाजिक ढांचे के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके जो अखिलेश कुमार एक बड़े प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं, बिहार के नालंदा ज़िले के रहने वाले हैं, उन्होंने ये पहली बार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इजाज़त दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के बजाय माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। लिहाजा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया और उच्च न्यायालय में अपनी याचिका फाइल की
और उन्हीं याचिकाओं पर ये अंतरिम आदेश 4 मई 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया है, जिसको लेकर के राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिहार सरकार की एक याचिका लगी थी। वो जो याचिका थी जातीय जनगणना के मुतल्लिक थी। आपको याद होगा कि पटना उच्च न्यायालय में अखिलेश कुमार सिंह और यूथ फॉर इक्वलिटी नामक 2 संस्था ने अपना पिटीशन फाइल किया था और उसमें यह मांग की गई थी कि जो राज्य सरकार जातीय जनगणना करवा रही है उसको रोक लगाई जाए और जातीय जनगणना करने की जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार की है उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। ये मुख्य मांग था याचिकाकर्ताओं का पटना उच्च न्यायालय के समक्ष। साथ ही साथ उन्होंने अंतरिम आदेश का भी मांग किया था कि जो जातीय जनगणना चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 4 मई के फैसले में वहाँ के जो जनगणना का काम चल रहा था उस पर अंतरिम रोक लगा दिया, यह कहते हुए कि पूरे मामले की जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक जातीय जनगणना नहीं किया जाएगा। जो भी जातीय जनगणना का डाटा लिया गया है उसको किसी भी सूरत में किसी भी तरह से लीक नहीं होने दिया जाएगा और राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी होगी कि वो सारे डाटा जो कलेक्ट किए गए हैं उनको सीक्रेट रखा जाए, उनको बिल्कुल गुप्त रखा जाए। और अगली सुनवाई पटना उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की 3 जुलाई को मुकर्रर की, यानी कि गर्मी छुट्टी के अवकाश के तुरंत बाद। लेकिन बिहार सरकार ने पहले तो पटना उच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली कि जो 3 जुलाई का मामला है उसको प्रीपोन करके पहले सुनवाई किया जाए। जब वो 9 तारीख को यानी कि 9 मई को जब उसको डिसमिस कर दिया गया तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के राज्य सरकार आई है कि जो पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाया है उसको खारिज किया जाए और जातीय जनगणना का जो उनका प्रोसेस है उसको चलने दिया जाए। आज वो सूचीबद्ध हुई थी याचिका, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस संजय करोल साहब की बेंच में लगी थी। उन्होंने अपने आप को उसके केस की सुनवाई से अलग कर लिया आज। तो अब आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये याचिका कल या परसों संभवतः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी और देखना है कि जब लिस्ट आ जाएगी तो पता चलेगा कल वो मैटर लगता है या नहीं लगता है। कल मैटर लगेगा तो फिर गुण दोष के आधार पर उसकी सुनवाई कल होगी।